चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज एमसीक्यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू पार्ट 3 को। इसके पहले हमने दो वीडियो बना के रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने उन दो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा और फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, फिर इसके आगे क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। द टर्म ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स रिफर्स टू, जो टर्म होती है हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो हमें क्या रेफर्स करती है, क्या दर्शाती है। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बी चेंजेस इन फंड्स बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज अवर बोथ ए एंड बी, सी इज अवर आंसर। हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो वर्किंग कैपिटल भी दो दिखाता है और चेंजेस इन फंड को भी दिखाता है कि भाई देखो मतलब हमारे जो फंड होते हैं, मतलब फंड कब बढ़ रहे हैं और कब कम हो रहे हैं, इन सब बातों का वहां पर हमें जिक्र किया जाता है। 19, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ। वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस पर आधारित होती है, किस क्रेडिट पॉलिसीज पर आधारित होती है, किन की। तो सबसे पहले सप्लायर की पॉलिसी ए एंड बी कंपनी की पॉलिसी, सो बोथ ए एंड बी, सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन जो है, रिपेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब देखो रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। रीपेमेंट मतलब आपने कहीं पर क्या पहले क्या किया था, आपने लोन लिया था, अब आप उस लोन को चुका रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे, तो पैसा आपके बिजनेस से चला चला जा रहा है, मतलब पैसे का आप एप्लीकेशन कर रहे हो, समझ रहे हो इस तरीके से। 21, all of these liabilities which are payable in a cash in the normal course of business within a period of 1 year are called as current liabilities। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन आपको दी गई है कि वो सभी लाइबिलिटीज जो पे की जाएगी इस एक साल के अंदर अंदर, सो उन्हें करंट लाइबिलिटीज कहा जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर, अब यहाँ पर कौन कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, सो बोथ ए एंड बी। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैं बताता हूँ। जब भी 90% चांसेस ये होते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर बोथ होता है, मतलब दो, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी और सी बोथ, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसके 90% चांसेस ये है कि इसका आंसर बोथ ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में अगर ऐसा हो कि इस तरीके से क्वेश्चन आए और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आंख बंद करके उसको क्या कर देना, बोथ आंसर उसका लगा देना। 90% चांसेस है कि आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अब 1% नहीं कह सकते भाई, है ना, मतलब अलग भी हो सकता है कुछ इस तरीके से। फंड फ्लो स्टेटमेंट गिव्स बेनिफिट फॉर, फंड फ्लो स्टेटमेंट बेनिफिट्स देता है, किसको उसको देता है भाई बेनिफिट्स, देखो गवर्नमेंट को भी देता है, शेयर होल्डर्स को भी और फाइनेंसर्स को भी। सो ऑल ऑफ दी वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में भी जब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आता है तो उस वहां पर भी 90% चांसेस, 99% चांसेस होते हैं कि उसका आंसर भी ऑल ऑफ दिस आएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ दिस एंड बोथ को, इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। हाँ, in the point of view of fund flow, fund for analysis, the word fund is used to define, जो फंड हमारा वर्ड होता है वो किसको डिफाइन करने के लिए लिया है। तो देखो टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल हुआ, एंड नेट वर्किंग कैपिटल, जो बोथ ही एंड बी, तो मतलब दोनों ही एक ही मीनिंग में है, बस अलग अलग लैंग्वेज यूज किया है, तो इसका आंसर बोथ ही एंड बी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना तो रहे लेकिन क्यों बना रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो पहला ए, टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड, उस पीरियड में टाइम में हमारे बिजनेस में कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है, कितना पैसा बिजनेस से चला गया है, इसको हमें ये हमें पता करने के लिए। और बी है टू आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उन रीजंस को देखना कि जिन कारणों की वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। एंड टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टू रीजंस। हाँ, तो इस तरीके से, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 कहा गया, हाँ ये रहा 26 है हमारा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो इज फाइनेंसिंग, क्या कह रहा है, कैश सॉरी, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फाइनेंस एक्टिविटी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है हमारी फाइनेंस एक्टिविटी है। एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी इज कैश रिसिप्ट फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। उसके बाद 28 हमारा क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। A mutual fund company receives a dividend of ₹20 lakh on its investment in another shares. Where will you appear it in cash flow statement? तो हम दिखाएंगे उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो वही हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है ना, यहीं पर तो देखा था हमने, रिपीट 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 वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। उसके बाद है 31, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, कौन सा एग्जाम्पल है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ये क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके ऑप्शन आपको इस पेज पर देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा इस ऑप्शन को, क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लीजिएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज। सो कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारी एक्टिविटी नहीं है, कौन सी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी है इस तरीके से। Question number 33, the statement of cash flow classifies cash flow according to operating, investing and finance activity। देखो भाई बिल्कुल सही है ये क्या कहना चाहता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। हमारा जो हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में उसे कैटेगराइज कर दिया है। पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर उसमें जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, ये सब हम ऐड करते हैं, फिर हम प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद उसे टैक्स ये सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद हम 3 एक्टिविटीज में उसे कैटेगराइज करते हैं, फाइनेंस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस तरीके से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर्स to purchase and sale of fixed asset and investment which are not held for resale। उन फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को दर्शाती है कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किसी भी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट को दर्शाती है जिनको रीसेल नहीं किया जाता, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। यस, उसके बाद 35 क्वेश्चन ना, Which of the following is not a cash flow from investing activity? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है, तो कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस एक्टिविटी है, और कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी फाइनेंस एक्टिविटीज में आ जाएगी। और क्या कैश फ्लो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी हमारी फाइनेंस एक्टिविटी में आ जाएगी, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं आएगी। हाँ 36 देखो, अनलिमिटेड क्या कह रहा है, देखो एक बार, हाँ दिख रहा है क्या आपको, क्वेश्चन दिख रहा है ना। A limited engaged in the business of retailing of 2 wheelers invested ₹5 lakh in shares of a manufacturing company, dividend received on this investment while cash flow from investing activity। इसका आंसर क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब 36 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको, एक मिनट। हाँ, interest received by financing company is classified under which kind of activity while preparing a cash flow statement। तो उसे हम cash flow from operating activity में दिखाते हैं। How will you classify loans given by Tata Finance Company? Tata Finance Company अगर आपको लोन दे तो उसे हम किस एक्टिविटी में दिखाएंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहां पर दिखाया जाएगा। While computing cash flow statement, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, हाँ operating, which item will not be considered if we are given operating profit instead of a net profit। so वहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको नहीं दिखाया जाएगा। मैंने कहा था आपके कि ज़्यादा सर बोथ है एंड बी, तो ये बोथ आपका आंसर ज़्यादातर रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन के केस में। हाउ विल यू क्लासीफाई डिपॉजिट बाय कस्टमर इन एक्सिस बैंक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी उसी में आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं हमारे। सो एक बार अब यहाँ पर हम रुकते हैं, ये
अगला क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। तो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो इज मैंडेटरी, कैश फ्लो को प्रिपेयर करना ये मैंडेटरी है। तो इसके आगे के क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, ये सब कुछ आपके दिमाग में घुस रहा होगा, है ना, मैं इसी आशा करता हूँ। सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों का भी भला हो जिनके एग्जाम, मतलब अब सभी की एग्जाम उसी की तरीके से ही होने वाले हैं ना, तो सभी को ये एमसीक्यू उन सभी तमाम स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होने वाले हैं जो बीकॉम में पढ़ते हैं, बीबीए में है, एमकॉम में है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एमबीए वगैरह, मतलब जिन जिन को भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को ये वीडियोस बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।